प्यारे बच्चों, मिलाडिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए यानी क्लास 10th के लिए दोनों माध्यम में प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन। यानी कि इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल की मुख्य परीक्षा 2024 का जो पिछले साल जो आपके एनुअल एग्जाम थे उसके पेपर का सॉल्यूशन। ये देख सकते हैं आप, ये सेट ए है इसका, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आया था। इसके हम सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम एमसीक्यूज को यानी बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये रहेगा विषय गणित का और दोनों मीडियम में रहेगा, तो ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसकी इंस्ट्रक्शन है इस प्रकार की, और अब ये स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस प्रकार का, उसका आलेख यानी कि ग्राफ कैसा होगा। तो आपको ये देखिए इस प्रकार का जो ग्राफ होता है इसे परवलय बोलते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो ऐसे कई प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, इसे परवलय बोलते हैं, है ना। नीचे की तरफ भी बन सकता है। इस प्रकार के जो ग्राफ बनते हैं वो परवलय यानी पैराबोला उनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। इसमें ये देखिए रैखिक समीकरण यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये पेयर 2 दिए हैं। ये देखिए एक ये है एक ये है, इसका आश्रित और संगत हल। तो हम ये इन कंडीशनों में से संगत किस किस का रहता है, तो आइए इसके फॉर्मूला देखते हैं। ये रहा, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए संगत यानी अगर ये कंडीशन लगती है ये वाली तो भी संगत रहता है, और दूसरी ये अनंत हल वाली भी, देखिए अपरिमित रूप से अनंत हल वाली भी कंडीशन रहती है तो भी संगत रहता है। पर यहाँ पर पूछा गया है, ये देखिए आश्रित डिपेंडेंट, ये आश्रित पूछा गया है। तो आश्रित तो ये देखिए ये लिखा है आश्रित यानी डिपेंडेंट, ये देख। तो इस कंडीशन में दिया गया है, इसलिए यही कंडीशन इसका आंसर है। आप ध्यान रखें, यानी A1 A2 इक्वल टू B1 B2 और इक्वल टू C1 C2 इस कंडीशन में संगत भी होता है और आश्रित यानी कि डिपेंडेंट भी होता है, डिपेंडेंट। तो इसलिए हम इसमें ऑप्शन, ये देखिए इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी को लगाएंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, इस वाले में ये वाला कंडीशन लगाएंगे। इसमें देखिए संगत देखिए इन दोनों में रहता है, संगत यानी कंसिस्टेंट, और इसमें भी रहता है संगत। पर आश्रित यानी कि डिपेंडेंट वो इसमें रहता है तीसरी कंडीशन। ये देखिए अनंत हल वाली कंडीशन में रहता है। तो इसमें देख के आप चार्ट के आपको याद करके इसको ऑप्शन को लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए ये वो एक वर्ग समीकरण है, इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होते, वो किस कंडीशन में होते हैं। तो आइए इसका एक चार्ट दिखाते हैं आपको। ये देखिए, तो हम इसके मूलों की प्रकृति को इस विभक्ति कर यानी कि डी बोलते हैं इसे। तो इसमें इसकी ABC की वैल्यू रख के इसको निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं अगर इसकी वैल्यू, ये देखिए B² - 4AC की वैल्यू धनात्मक यानी कि पॉजिटिव आती है, तो मूल कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न और वास्तविक होते हैं, यानी रियल रूट्स रहते हैं इस कंडीशन में। अगर 0 आती है तो 2 बराबर यानी इक्वल रियल रूट्स रहते हैं। और देखिए अगर नेगेटिव आती है, ये देखिए इस कंडीशन में नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है B² - 4AC की नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ जाता है इसका मान, किसका, देखिए इसका B² - 4AC, इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं और अगर नेगेटिव आ जाती है यानी ऋणात्मक, तो हम बोल देते हैं मूल वास्तविक नहीं है, यानी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। तो इसलिए इसका सही जो उत्तर हुआ इस कंडीशन को हम देख के लगा रहे हैं। तो ये देखिए किसमें दिया है, ऑप्शन डी में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब इस AB का एक ही सामंत श्रेणी दी है, इसका हमें 11वां पद निकालना है।
11th टर्म निकालना है। तो इस श्रेणी में हम देखते हैं ये ए है, तो प्रथम पद ए कितना है -3। अब देखिए डी निकालेंगे हम, डी। अब देखते हैं हम, ये देखिए हम डी को यानी सर्वांतर को तो हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा कर यानी सबट्रैक्ट करके निकालते हैं। यानी सबसे जो बाद वाला टर्म है उससे उससे पहले वाले टर्म को घटा देंगे। तुम देखिए सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हम इनको करके फाइंड कर रहे हैं। इससे सरल पड़ेगा थोड़ा। देखिए पहले 2 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस और फिर इस वाले को घटाना है। तो ये खुद माइनस का 2 है, तो इसके आ जाएगा 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2.5 हो गया, यानी कि ये 2.5 हो गया। जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1/2, यानी जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/2। तो हमें ए की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है। अब इसका फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। देख ए n -1 का ये डी, तो हमें पता करना है n का कितना। देखिए 11, ये 11 टर्म पता करना, तो 11 लिख दिया n की जगह पे। अब देखिए a की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू कितनी है तो -3, n की वैल्यू कितनी है देखिए 11, तो 11 -1, d की वैल्यू हमने देखा तो ये निकाली है, तो इसकी जगह पर रख देंगे 5/2 और इसको सॉल्व करते जाएंगे। बस देखिए 10 बचेगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट में 5/2 -3, ये 2 से इसको 10 को कट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 × 5 बचेगा, तो यहाँ 25 यानी 25 बचेगा। ये देखिए एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो घट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ 22 बचेगा। तो इस प्रकार A11 की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 22 यानी 22 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये पिछले साल जो क्वेश्चन आता है ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे दिया गया था, जो कई लोगों को दिक्कत हुई थी, बच्चों को जो 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले थे। तो इसको भी आप देख लें। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल था, कब से कब तक वो जीवित रहे थे, है ना। द टाइम पीरियड ऑफ फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स एज। तो आइए इसका आपकी बुक में इस तरीके का दिया गया है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिया है 640 से 546। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप टच करते चलें, क्योंकि पिछले साल यानी 2024 के एनुअल एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके 2 पॉइंट के बीच की दूरी पता करना है, डिस्टेंस पता करना है फॉर्मूले के द्वारा। तो आइए इसको देखते हैं हम। ये देखिए फॉर्मूला होता है, अब आपको समझा देते हैं। ये x1 होता है, ये y1 होता है, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है x2 में से x1 और y2 में से y1। तो यहाँ हम देखिए वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है इसमें, ये -2, फिर बीच में माइनस, फिर x1 की वैल्यू रख दी, फिर y2 की वैल्यू रख दी और फिर y1 की वैल्यू रख दी ऊपर फेंक के। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये देखिए ऐड हो जाएंगे तो क्या आ गया इसके, माइनस के 5, ये भी जुड़ जाएंगे तो फिर माइनस के 5 आ गया। अब दोनों के स्क्वायर लगे हैं, तो यहाँ 25, यहाँ पे भी 25, यानी 25 आ गए। अब 25 जुड़ जाएंगे तो 50 आएंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस नहीं बचेगा, क्योंकि स्क्वायर के कारण यानी वर्ग का चिन्ह लगा होने के कारण यहाँ पे स्क्वायर नहीं बचेगा। तो 50 आ गए हैं। इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए ये आ जाएगा। अब इसमें से जोड़ा बनेगा, वो संख्या बाहर आ जाती है। देखिए बाहर आ गई है, तो ये आ गया है। अब हमें सिर्फ √2 की वैल्यू इसमें रख देना है। तो हम सभी जानते हैं जो √2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो होती है 1.414। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, और फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यानी गुना करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी लगभग, जो कि हम देखते हैं ऑप्शन बी में दी गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है √3 स्क्वायर √3 किस प्रकार का संख्या है। तो इसमें सही उत्तर होगा अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चर x में एक बहुपद px है, उसमें x की उच्चतम घात हाईएस्ट पावर होती है, यानी इन अ पोलिनोमियल या हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। ये देखिए, इसे हम बोलते हैं, ये px है और ये पोलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। और इसी को देखते हैं तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। इसे हम बोलते हैं डिग्री घात। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। और इस पर इसी प्रकार ये क्वाड्रेटिक होता है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ये देखिए 2। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, ये डिग्री या घात, क्या बोलते हैं इसे, डिग्री या घात, इसमें 2 हो जाएगी। और इसी प्रकार हम देखें तीसरा, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यानी सबसे अधिकतम घात उसने कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब इन्हें डिग्री या घात बोला जाता है ना। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 3 टाइप बता दिए गए हैं कि लीनियर, इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक बहुपद, यानी कि इसको पहले वाले को बोलते हैं रेखिक यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, को बोलते हैं क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती बहुपद, इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद यानी पोलिनोमियल। तो इसमें जो सही उत्तर लिखेंगे वो लिखेंगे बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघाती समीकरण, इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है उसे हल करने का द्विघातीय सूत्र कौन सा है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताना है ना, सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए इसको देखते हैं फॉर्मूला। ये द्विघाती समीकरण समीकरण इस तरीके का रहता है और इसको हल करने के लिए द्विघाती सूत्र ये रहा, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसकी इंग्लिश ये रही। तो इसे हम देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे, ये देखिए। तो ये आपको याद करना है, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान में आप आसानी से भर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी दी है जिसे एपी बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें पदों की संख्या देखिए, लास्ट पद दिया गया है, ये दिया है 205। इसमें पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी 205 पे जब सीरीज एपी एंड होगी तो उसमें पदों की संख्या कितनी आएगी। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 34 आएगी। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए प्रथम पद कितना है, 7 है। और देखिए डी कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले टर्म में से पहले वाला टर्म, तो ये 13 लिख दिया, 13 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया। तो इस प्रकार जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है और डी की वैल्यू मिल गई है। तो आइए अब हम ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखिए इस वाले को हमने मान लिया कि ए एन यानी कि एनवा पद, एनवा पद यानी nth टर्म यही है। तो इसलिए देखिए ए एन की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 205। देखिए 205 लिख दिया। और ए की वैल्यू कितनी है, 7, तो इसकी जगह पे हमने 7 लिख देंगे। टी की वैल्यू कितनी है, 6, तो देखिए ये डी की वैल्यू 6 लिख दी है। एन की वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे और इसको सोल्व करना है बस। ये देखिए 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख, तो 6 एन आ जाएगा और 6 बन जाए 6, यानी 6 का 6 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। 7 में से 6 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए 1 को ले जाएंगे 205 के पास से, ये देखिए इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1, तो ये हो गया है। यहाँ बचेगा 6 एन। अब देखिए फिर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 204 बचेगा और जो 6 है वो इसके नीचे जाएगा, ये यहाँ पर नीचे पहुंच जाएगा इसके 6। अब इसको कट करेंगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। 6 बन 6 और यह 34 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में 34 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया है सभी डेड डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आई ऑल डेड डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम देखते हैं, ये देखिए, तो ये सभी समबाहु त्रिभुज हैं, ये देखिए, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और साइड्स आर इक्वल। पर देखिए इनमें साइज कैसे हैं, डिफरेंट। तो सिमिलरिटी, समरूपता, समरूपता यानी सिमिलरिटी, सिमिलर, इसमें क्या होता है, शेप, शेप सेम रहता है, शेप सेम
then size different, size different। तो देखिए सबके शेप कैसे हैं, यानी आकृति कैसी है, इक्वल है, यानी सभी त्रिभुज हैं, और आकार यानी कि साइज वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसमें बोल रहे हैं सभी समरूप जो होंगे समबाहु त्रिभुज वो क्या होंगे, समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसलिए हमें यहाँ पे क्या भरना है, इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज भरेंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड के संगत चाप का लंबाई का सूत्र लिखना है ना। तो सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क पता करना है सेक्टर का। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। ये देखिए ये सेक्टर कहलाता है, ये पूरा सेक्टर हो गया। इसमें लेंथ संगत इसमें संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो इससे निकालेंगे हम। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का, सेक्टर का। तो ये एरिया पूरा सेक्टर कहलाता है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे हम भरेंगे, ये देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, और इस प्रकार इंग्लिश में भी भर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा ट्रू और फॉल्स वाले यानी सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसे तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। तो आइए इसे डायग्राम से समझते हैं। एक सर्कल है जिसको इसका केंद्र है, सेंटर है ये। तो देखिए इसको कितने दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा बोलते हैं। ये देखिए ये सत्य है, यानी सेकंड बोलते हैं इंग्लिश में, स्लैंट सेकंड बोलते हैं, यानी तिर्यकछेदी रेखा बोलते हैं। यस, जब दो बिंदुओं पे एक वृत्त को कोई रेखा काट देती है उस सेकंड या तिर्यकछेदी रेखा बोलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच श्योर टू ओकर इज 1। तो आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अतः उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहा जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू ओकर इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। जैसे हम एक सिक्के के दोनों तरफ अगर चित्र बना के कोई सिक्का बना दें, यानी हेड वाला दोनों तरफ अगर हेड वाला कॉइन बना दें, तो हम जब उसे उछालेंगे तो उसकी निश्चित घटना ये होगी कि हेड ही आएगा। तो इस प्रकार की घटना सर्टेन इवेंट यानी निश्चित घटना में आती है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। इसलिए क्या होता है कि ये सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धगोले का आयतन का सूत्र ये होता है। तो आइए, और गोले की त्रिज्या r है। तो देखिए हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा है। तो आइए हम देखते हैं पूरे गोले का। ध्यान रखिए जो फुल गोला होता है यानी फुल स्क्वायर होता है उसका वॉल्यूम आयतन होता है 4/3πr3। अच्छा आधे गोले का भी देख लेते हैं। अर्ध गोले यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है पूरे गोले का 4/3, आधे गोले का 2/3। तो ये क्या है, गलत दिया गया है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इसकी जगह पे 2 आना चाहिए था। इसलिए ये कथन क्या हो गया है, ये असत्य है यानी फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से देखें कि हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, इनके हेल्प से हम पता है ये ऊंचाई भी पता कर सकते हैं इनकी। ये देखिए हाइट और इनकी दो बीच की डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य है, ट्रू है। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे माध्य कहते हैं। द मीन इज दैट द वैल्यू अमॉन्ग द ऑब्जर्वेशंस विच ओकर द मोस्ट ऑफन। तो देखिए एक डेफिनेशन देखते हैं। तो बहुलक कहलाता है यानी मोड कहलाता है उसे। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक या मोड बोलते हैं। प्रेक्षण का वह मान जिसकी बारंबारता अधिकतम हो।
अ मोड इज दैट वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच ओकर मोस्ट ऑफन। तो इसमें आना चाहिए था बहुलक बर्ड्स, तो माध्य इसमें गलत आया है, इसमें आना चाहिए था हमारा बहुलक, यानी मीन की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था मोड, तो ये सही होता। जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, ये रहा। इस एग्जांपल में देखते हैं दो, देखिए 1 2 और ये 3। तो इसमें जो डाटा है 3 आया है, यानी 2 3 बार आया है, 2 3 टाइम्स आया है। तो इसमें जो बहुलक होगा, बहुलक यानी कि मोड होगा, उसका आंसर होगा 2। तो ये बहुलक होगा, इसमें सबसे अधिक बार आया है, इसलिए ये आंसर सही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, इस वजह से असत्य हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो जी हाँ, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ये व्यापक रूप में भी सही है, यानी अगर ऐसे लें कि 2 अगर घटनाएं हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनका सम कितना होगा, 1 होगा। और 2 से ज्यादा के लिए भी सही है, अगर 2 से ज्यादा भी हैं तो भी उनका सम कितना होगा, 1 होगा। इसलिए ये कथन भी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सही जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन। ये रही सही जोड़ी हमारे सामने। तो देखिए पहला देखते हैं, इसको किससे मिलाएंगे। तो हम जानते हैं ये इस जगह पे थीटा होता है फॉर्मूले में। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों समान होना चाहिए। ये देखिए अगर यहाँ पे समान चीज लिखी हुई है तो हमें हमेशा इसका आंसर 1 लिखना है। तो इसे हम जो मिलाएंगे वो देखिए सी से मिलाएंगे। हम देखते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, इसलिए इसे हम मिलाएंगे देखिए ऑप्शन ई से। थर्ड को देखते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो टेन स्क्वायर थीटा होती है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए एफ से इसको मिलाएंगे। टेन की इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसे हम देखिए ऑप्शन जी से मिलाएंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया गया है। अर्धगोले का आयतन हमने पढ़ा था, वो होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखिए फुल गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4/3 पाई आर क्यू। तो आधे गोले का पूछा है, इसलिए यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू, तो जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और इनकी मैचिंग को आप ये देखिए सही आंसर के रूप में ऐसे भी इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी का n पद पता करने का सूत्र कौन सा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसे हमें लिखना है यहाँ। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आधारभूत अनुपात समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी इसको बोलते हैं बीपीटी। तो आइए इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम। तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ये रहा इंग्लिश में, ये रहा। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो देखिए इस भुजा के पैरेलल हमें ये लाइन ड्रॉ करना है। देखिए ये है किसी एक साइड के समांतर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिचित करती है। मान लो एक ट्रायंगल था ABC और ये D और E, तो ये देखिए इन पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसे करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को, अब ये साइड बची कौन सी, AB और AC, एक ही अनुपात में विभाजित करती। तो इनका जो इन दोनों का रेशियो रहता है देखिए AD और DB, और ऐसे ही AE अपॉन EC, यानी इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा रहता है, इक्वल रहता है EC। तो इसी को हम थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, बीपीटी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखनी है। डिफाइन द सेकेंड टॉप ऑफ सर्कल। तो आइए छेदक रेखा,
इसको इंग्लिश में इसे बोलते हैं। आइए चतुर्भुज माध्यम से समझ लेते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा, देखिए ये केंद्र है, सेंटर है, इसको देखिए दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर दिया है इसने। तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा यानी सेकेंट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल देख ये होते हैं, ये यहाँ पर गुणा है, शून्य का गुणनफल बोलते हैं। अगर शून्य कितने अल्फा बीटा माने हैं तो इसका होता है सी अपॉन ए, यानी कि सी और अपॉन में कितना ए, इसको बोलते हैं शून्य का गुणनफल। चलिए अगला देखते हैं। वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखनी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। तो स्पर्श बिंदु इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के ओवेनिस्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखिए आइए डायग्राम समझते हैं। ये देखिए सेंटर हो गया है, अब ये स्पर्श रेखा हो गई, देखिए वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो जहां पर टच कर रही है उसे ये पॉइंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को ये डेफिनेशन देना है, परिभाषा देना है। स्पर्श रेखा ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। तो और ये हो गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस प्रकार ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है यानी सेगमेंट का। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले ये इस प्रकार देखते हैं। तो इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, इस एरिया को। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए ओ ए पी बी, आइए इसको फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए वृत्तखंड, इसका फॉर्मूला ये आपको जो रेड करके दिखाया है मैंने इसका। तो त्रिज्यखंड देखिए ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं, अगर ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाता है। इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं, ये रहा। और देखते हैं ये, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। बाकी फिर जो ट्रायंगल बचेगा उसका एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये रहा। तो ये इसका वृत्तखंड यानी सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।